तो आज के टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। टॉपिक क्या है आपका? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका टॉपिक है। ठीक, ये आपकी विषय वस्तु है, ये आपका टॉपिक है। अब इसको संविधान में जो इसका वर्णन किया गया है, अध्याय 5 भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक सीएजी की चर्चा है। अब आपके पास यदि वेयर एक्ट हो तो एक बार आप मेरे साथ वेयर एक्ट देख सकते हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि संविधान के उन अनुच्छेदों को देखें जिसमें सीएजी के बारे में चर्चा की गई है और सीएजी के क्या कर्तव्य हैं, क्या विषय वस्तु हैं। मैं क्रम से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, ये एक स्वतंत्र पद है, एक स्वायत्त संस्था है। सीएजी का ऑफिस, कैग का ऑफिस क्या है? एक स्वायत्त निकाय के तौर पे है, स्वायत्त निकाय। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में इसका वर्णन किया गया है। जिन भी संस्थाओं को संविधान ने बनाया है एक स्वतंत्र निकाय के तौर पे, एक संवैधानिक संस्था है। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? एक संवैधानिक संस्था के अंतर्गत है, संवैधानिक संस्था के अंतर्गत। अब संवैधानिक संस्थान देखिए बहुत सारे हैं, आपको पता ही है संविधान में किनका किनका उल्लेख है। जैसे कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, संविधान में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। संविधान में एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद आपका 280 वित्त आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 326 ये आपकी बात करता है आपके वयस्क मताधिकार की। अनुच्छेद 324 आपकी बात करता है निर्वाचन आयोग की। इसके अलावा अनुच्छेद 315 ये बात करता है संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 312 आपके यूपीएससी की बात करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान में जिस संस्थाओं का वर्णन हो वो संवैधानिक संस्था के रूप में जानी जाती हैं। तो यदि संविधान जो हमारा मूल दस्तावेज है उसी में इस बॉडी के महत्व को बताया गया है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अब इसके महत्व को समझेंगे। संविधान की मूल प्रति में इसको लेकर संविधान में क्या लिखा गया है, इस पद की क्या गरिमा है, क्या महत्ता है, क्यों इसे स्वायत्त निकाय के तौर पे हमें विकसित करना पड़ा, इन बिंदुओं को क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। और जब मैं पूरा विषय वस्तु पढ़ा दूंगा तो उसके बाद सीएजी से जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे आपके गलत नहीं होंगे। सीएजी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो चलिए एक बार आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 148 की बात करते हैं। अनुच्छेद 148 यही वो आर्टिकल है जो सीएजी के पद की स्थापना करता है। अब देखो इससे बहुत सारे हम यदि मूल प्रति से ही चीजों को पढ़ें, संविधान को हम मूल प्रति से ही पढ़ें तो निश्चित तौर पे हमारी सारी समस्याओं का पूर्ण समाधान संविधान का हो सकता है। चलिए मैं एक एक देखता हूं। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। मैंने संविधान जो भी पढ़ाया है ऑनलाइन बैचेज में वहां पर सब पे मूल प्रति का ही मैं हमेशा प्रयोग करता हूं। तो भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, पहली बात तो पद की स्थापना अनुच्छेद 148 में, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो नियुक्ति कौन कर रहा है? इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति कर रहा है? भारत का सर्वोच्च पद है ये, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति हो रही है। अब एक चीज समझने की बात है, आगे अभी चर्चा में आएगा ये बात। ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो किया जा रहा है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करेगा। ये प्रसाद पर्यंत, पहले देखो ये क्या है, यहाँ पे इसकी सेवा और शर्तें, क्वेश्चन में ही क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन आता है कि इसकी नियुक्त और विधि की सेवा शर्तों के साथ उसके अधिकारों का विस्तार से परिलक्षित होती है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति से हटा नहीं सकते। हटाने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट मतलब भी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी बिल आएगा इसमें तरीका वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटाए जा सकते हैं? दो तरीके हैं, दो आधार है। पहला तो यदि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज है वो क्या हो, असमर्थ हो, उस पद के योग्य ना हो, उस पद में ऐसा आ गया हो जिस जो योग्यता ना रखता हो, तो क्या है? असमर्थता एक आधार है। दूसरा आधार क्या है? साबित कदाचार, यानी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो,
वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, कदाचारी हो, तो यदि ऐसे दो आधार सीएजी के लिए भी मिलते हैं तो सीएजी को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैग को हटाया जा सकता है। तो चलिए भी आर्टिकल पढ़ते जाएंगे, इससे निकलते जाएंगे पॉइंट। तो भारत का एक मनियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह दिमाग में बैठा लीजिए, इस कारण से भी एक ये स्वायत्त पद के तौर पे है। ठीक है, तो यहां पे ही पहले ही उसमें क्लियर किया गया। दूसरा क्लॉज, दूसरा कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो संविधान की तीसरी अनुसूची आप लोग एक बार देख सकते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा की गई है, संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जब कोई भी, देखो शपथ और प्रतिज्ञान दो चीजें हैं। यदि आप आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आप ईश्वर की शपथ लेंगे। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक है, तो आप प्रतिज्ञान करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, संकल्प करेंगे। प्रतिज्ञा अपने अस्तित्व को लेकर के ली जाती है और शपथ दूसरे के अस्तित्व को ध्यान में रख करके ली जाती है। प्रतिज्ञा आप अपने वचनों का, अपने जो आपने अपने आप को कमिटमेंट किया उसको पालन करने के लिए। तो इसमें दोनों व्यवस्थाएं हैं, या तो शपथ लें या तो प्रतिज्ञान लें। तो इसमें लिखा क्या है, शपथ में यदि अनुसूची 3 पढ़ें तो इसमें है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा सीएजी को रखनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा सीएजी। तीसरा पॉइंट, सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना पालन करेगा। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है। और संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा। तो ये सारे पॉइंट उसके शपथ के हैं जो तीसरी अनुसूची में उसकी। तो इसके शपथ का प्रावधान कहां है, शपथ तो लेनी पड़ेगी क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पे आ रहे हैं। तो शपथ का प्रावधान कहां रख दिया गया है, शपथ का प्रावधान है तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में एक चीज आपको आज बता दूं, भारत के संविधान में 2 पद हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति और दूसरा है राज्यपाल। ये 2 पद आपको याद कर लेने हैं। दोनों पदों के लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं जिन अनुच्छेदों पर शपथ का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त भारत में कोई भी पद नहीं है जिसमें अनुच्छेद का प्रावधान ना हो। अभी दोनों अनुच्छेद कौन से हैं, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 और राज्यपाल के अनुच्छेद 159। ये 2 आर्टिकल याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 160 के तहत शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 60 के तहत, और वो राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेते हैं। तो ये केवल 2 पदों के लिए संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, बाकी सबके लिए तीसरी अनुसूची बना दी गई है। जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, या फिर जो नॉमिनेशन होता है चुनाव पूर्व जो प्रक्रिया है, उसका भी प्रारूप, उसका भी ड्राफ्ट यहीं पर दिया गया है। तो ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं प्रत्येक जो नियंत्रक नियुक्त अपने पद ग्रहण करें, राष्ट्रपति को उसके नियुक्त उस व्यक्ति के नियुक्त तीसरी अनुसूची प्रयोजन के तहत शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो शपथ की प्रक्रिया भी अनुच्छेद 148 में दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्लॉज कहता है नियंत्रकों में महालेखा परीक्षक का वेतन व सेवा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, यानी पार्लियामेंट कानून बनाए। जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं करेगी तब तक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। अब देखो, जो भी पैसा दूसरी अनुसूची वेतन को लेकर के है, दूसरी अनुसूची में किसी का पैसा भारित होने का मतलब यह है कि दूसरी अनुसूची में किसी का पैसा भारित होने का मतलब यह है कि वो पैसा भारत की संचित निधि पे भारित है। और जो पैसा भारत की संचित निधि पर भारित है, इसका मतलब यह है कि जब कभी उसकी सैलरी दी जाएगी तो उस पर सदन पे किसी भी तरीके का ना कोई मतदान होगा, ना सदन का कोई हस्तक्षेप होगा। भारत के राष्ट्रपति का पैसा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पैसा, उपराष्ट्रपति जी का पैसा, राज्यसभा के उपसभापति जी का पैसा, नियंत्रक और महालेखा का परीक्षक का पैसा, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीश हैं उनका पैसा, ये सब आपका भारत की संचित निधि पे भारित किया गया है, दूसरी अनुसूची पे भारित किया गया है। तो यहां पर देखिए आपकी दूसरी अनुसूची पे ये आपका लास्ट में दिया गया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध यहां पर चर्चा की गई है। तो पैसा कहां पे है इसका, जो इसकी वेतन की बात कहां पे की गई है, वेतन की बात की गई है दूसरी अनुसूची। ये भी अनुच्छेद 148 इसके बारे में डिस्कस करता है। अब देखो ये सब स्वायत्त बनाने के लिए कार्य किए गए हैं, स्वायत्त बनाने के लिए इस पद की प्रतिष्ठा और गरिमा आपको इन चीजों से पता चलेगी। आगे बात करते हैं, परंतु नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, अनुपस्थित, छुट्टी या पेंशन, निवृत्ति आयु के संबंध में उसके अधिकारों की नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि जब कोई सीएजी को हम नियुक्त कर देंगे, नियुक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे, तो उसके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी आप बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते, आप उसका वेतन बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते, ताकि किसी भी तरीके से, अब चूंकि ये पद एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वायत्त निकाय है, यदि इसके वेतन को घटा दिया जाएगा तो ये पद इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। ऐसे में व्यवस्था की गई कि इसके पद में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये क्लॉज भी इस पूरे पद की महत्ता को बताता है, इसको बढ़ाता है, ताकि स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सके। देखो इसका मुख्य कार्य क्या है, लेखाओं की संपरीक्षा करना, उनका ऑडिट करना। भारत सरकार के धन के रक्षक के तौर पे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रहता है। मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा कैसे ये कार्य करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 148 अभी चल रहा है हमारा। इसके बाद आगे चौथा क्लॉज है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर ना रह जाने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। एक बार देखो, पहले बात तो इनका जो वेतन का काल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की अवधि कितनी है, कार्यकाल किसी और क्लॉज में दी गई तो मैं बात करूंगा, लेकिन अभी यहां पे बता देता हूं। इनके द्वारा कहा गया कि एक बार जब ये अपने पद से निवृत्त होंगे, सेवा निवृत्त होंगे, तो किसी भी तरीके का पद नहीं ले सकते, किसी भारत सरकार के अन्य संस्थान में कार्य नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जब ये अपने पद पे रहेंगे तो इनके पास कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होगी और ये किसी भी तरीके से अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आमतौर पे आज के समय पे एक ये बड़ी समस्या आप देखते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पी सदाशिवम, केरल के राज्यपाल बन गए। तो ऐसे जब पद होते हैं, जनरल बीके सिंह सेना जो आपके हमारे सर्वोच्च जो है थल सेना अध्यक्ष थे, आज पार्लियामेंट में मंत्री हैं। तो कहने का तात्पर्य सीएजी किसी दूसरे पद पे नहीं जा सकता। ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जब आप इस पोस्ट से हटेंगे इसके बाद आपको किसी और पोस्ट पे नहीं बैठा सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आपको काम कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कमेटी बनाता है और सीएजी यदि बहुत ज़्यादा ईमानदार हो तो उसे कई कमेटियों का चीफ बना देता है। जैसे कि आपके विनोद राय सीएजी रहे हैं और बहुत ईमानदार रहे हैं। नाम उनका मतलब विनोद राय जी के बारे में आपको पता होगा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पद की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। इस पद पे रहते हुए उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक एवेंटन, 2G स्पेक्ट्रम, ऐसे बड़े बड़े नामी गिरामी घोटालों को इन्होंने खोल के रख दिया है ना। तो कहीं ना कहीं पे यदि आप बहुत ईमानदार हैं, एक ईमानदार सीएजी के तौर पे यदि भारत को मतलब इतना बड़ा पद, क्योंकि इनके पास जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो भारत के वित्तीय संपरीक्षा को लेकर के ही हैं। भारत की जो आर्थिक जो किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरा पद बनाया गया है। आगे भी चर्चा करते हैं इस पे। नेक्स्ट अगला है, इस पे दिया गया है, अगला क्लॉज दिया गया है, पांचवा क्लॉज है, संविधान और संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों को सेवा शर्तों और नियंत्रक लेखा प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक लेखा परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से विहित की जाए। यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं बना दिया जाएगा, जो भी कानून बनाया जाएगा सीएजी ऑफिस में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जो का पूरा स्टाफ है, उसके लिए वो पूरी की पूरी सलाह कहाँ से दी जाएगी, वो पूरी की पूरी सलाह जो है सीएजी से ही ली जाएगी ताकि उसकी स्वायत्तता बनी रहे। अब ये स्वायत्तता ही दिखाता है। दूसरी अनुसूची में वेतन भारित होना, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते वेतन में, पद का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया, 6 वर्ष का पद का कार्यकाल है या फिर 65 वर्ष की आयु है ना, अधिकतम आयु 65 वर्ष की या पद का कार्यकाल 6 वर्ष का, ठीक है। और जैसे ही आप पद से खत्म होंगे तो आप किसी दूसरे पद पे नहीं जा सकते, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। तो ऐसे विभिन्न प्रावधान ये दिखाते हैं कि सीएजी
सीएजी अपने पद पे पूरी तरीके से क्या है, अपने पद की गरिमा को त्याग नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को उसके संबंधों में संदेह सभी वेतन भत्ते पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। यानी कि सीएजी के कार्यालय का जो व्यय है, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति कार्यालय सीएजी कार्यालय में रहते हैं उनका सब पैसा सब भारत की संचित निधि पे व्यय है, दूसरी अनुसूची के तहत मिलेगा। तो ये भी उसके जो ऑफिस को एक स्वायत्त संस्थान के बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रावधान की भूमिका रखता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सीएजी का अनुच्छेद 148। अब बात करते हैं अनुच्छेद 149 की। 149 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 149 क्या भूमिका रखता है। ठीक है, अनुच्छेद 149 में कहता है इसके कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है, इसका काम क्या है, क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, क्यों सीएजी का पद सृजित किया गया है। तो इसमें बात की गई है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन विहित किया गया हो। जब तक इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता, संघ और राज्यों की लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक को प्रदत्त थी। तो कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 149 कहता है कि ये भारत यानी केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार प्लस कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्राधिकारी जो उसको दी जाए ऐसे कर्तव्य के पालन करने के लिए संसद ने उसे सौंपा हो, किसी भी प्राधिकारी, किसी भी ऐसा निकाय जो पार्लियामेंट उसे दे का ये क्या कर सकता है, लेखाओं का संपरीक्षा कर सकता है। उसके वित्तीय जो खर्चा किया उसने, जितने भी निकाय हैं, ठीक है, कई लेखाओं का संपरीक्षा कर सकता है, लेखाओं का ऑडिट कर सकता है, वित्तीय लेखाओं का ऑडिट या संपरीक्षा कर सकता है ना। तो संपरीक्षा करता है प्रतिवर्ष, और केंद्र सरकार के जो भी लेखाओं का, वित्तीय लेखाओं की संपरीक्षा करता है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट में रखवाते हैं, संसद में रखवाते हैं। और इसको लेकर के एक प्रमुख समिति है लोक लेखा समिति इससे जुड़ाव रखती है। इसी तरीके से राज्य सरकार है, राज्य सरकार में राज्यपाल को ये पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रतिवर्ष सौंपता है, और राज्यपाल को सौंपने के बाद राज्यपाल उसे विधानसभा में रखवाते हैं, विधानसभा में वो रिपोर्ट रखी जाती है। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा काम है वित्तीय लेखाओं की संपरीक्षा, वित्तीय लेखाओं की, भारत के जो फाइनेंशियल जो भी खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को ऑडिट करना कि खर्चे सही दिशा में किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो जो भी प्रावधान जिस लिए पैसा वो दिया गया है, क्या पैसा उसमें खर्च किया गया है, ये पूरी उसके रिपोर्ट में रहता है। किसी तरीके का उसके हेर फेर या उसमें भ्रष्टाचार नहीं किया गया, सारा कार्य सीएजी का होता है और ये बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 149, ये हो गया, इसका कार्य दिया गया है केंद्र और राज्य सरकार, किसी प्राधिकारी और निकाय जिसे संसद उसे सौंपे, उसका क्या करना, लेखाओं का संपरीक्षा करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए सीएजी है, राज्य सरकारों के लिए कोई अलग पद नहीं है, संपरीक्षा उनकी कैग ही करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ और अनुच्छेद 150 में लिखा हुआ है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों के लेखाओं के ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को की सलाह पर विहित करे। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के है और जो सीएजी ये ड्राफ्ट बना के देगा उसी ड्राफ्ट को रखा जाएगा। अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151 है संपरीक्षा प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखवाएगा। तो संघ की कहां रखेगा, राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा क्लॉज कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ये आपके अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में सीएजी को लेकर के प्रावधान है। तो सबसे पहली चीज अनुच्छेद 148 के
तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक स्वतंत्र पद के तौर, स्वतंत्र संस्था के तौर पे विकसित किया गया है, जिसको हम महालेखा परीक्षक कहते हैं संक्षेप में। और ये लोक वित्त का संरक्षण होता है। जो भी आपका पैसा है, जो भी आपका रेवेन्यू जाता है, सरकार के पास जो राजस्व जाता है, पब्लिक का पैसा जाता है, सरकार के पास आय का स्रोत आपके द्वारा दिया गया टैक्स ही है। और जो सरकार इस टैक्स को, इस राजस्व को खर्च करती है, इस खर्चे को ऑडिट करना, इस खर्चे की संपरीक्षा करना कि जो भी राजस्व दिया गया है वो सही दिशा में खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसमें कितनी गड़बड़ी है, कितना भ्रष्टाचार है, कितनी धांधली है। तो ये सारा काम किसका होता है? सीएजी ऑफिस का होता है। और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये स्वायत्त संस्थान का काम होता है कि कोई भी सरकार कोई भी गड़बड़ी ना कर सके। तो इसको क्या कहते हैं? लोक वित्त का संरक्षण कहते हैं, लोगों के पैसे का संरक्षण कहते हैं। और यह संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। क्या होता है? ये संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर इसको अधिकार दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों के लेकर के ऑडिट करे। और इसके अलावा ये संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभालता है, पूरा का पूरा ये वित्तीय प्रशासन को संभालता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक है। जो हमारे B.R. अम्बेडकर थे, बाबा साहब थे। बाबा साहब ने कहा था कि यदि मुझे संविधान में कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी लगता है तो सीएजी लगता है, कैग लगता है, क्योंकि ये आपके धन का रक्षक है। सरकार इससे भ्रष्ट नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद भी देखो भ्रष्टाचार तो है बड़े स्तर का, इसके बावजूद भी बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने कैग के महत्ता को बताते हुए ये बात कही है। अब देखो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में दिया गया है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके जो सीबीसी प्रमुख होते हैं, इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बाकी आमतौर पे 5 साल होते हैं। सीएजी का 6 साल कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा। और 65 साल की उम्र ये रहती है। त्यागपत्र ये किसी भी समय दे सकता है, राष्ट्रपति को कभी भी त्यागपत्र दे सकता है ये अपनी अवधि में। लेकिन इसे यदि ये दुर्व्यवहार करता है या फिर ये अयोग्य होता है, यानी साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। तरीका वही है जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका है, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार और अयोग्यता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। दोनों सदनों से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख पॉइंट थे। और आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, सारी चीज़ों को क्रम से लिखते जाइए। इसके अलावा और क्या क्या, इसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा किस आधार पर सुरक्षित है? पहली चीज, इसके कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, यानी कार्यकाल निश्चित है कि 6 साल का कार्यकाल है, इसे हटा नहीं सकते। इतना आसान नहीं है। यदि कदाचार, यदि भ्रष्ट होगा तो उस पद में रखने की जरूरत नहीं है। यदि भ्रष्ट होगा तो पद में क्यों रखा जाएगा? असमर्थ होगा तो पद में क्यों रखा जाएगा? यदि भ्रष्ट और असमर्थ व्यक्ति को कोई भी सीएजी सरकार के द्वारा बना, क्योंकि एक राजनीतिक पद है ये। अभी हमारे के वेणुगोपाल है ना, तो अभी क्या हुआ कि राजनीतिक पद है, पॉलिटिकली ये पूरा एक तरीके से, तो कोई असमर्थ व्यक्ति इस पद पे ना बैठ जाए ताकि सरकार इसका दुरुपयोग कर सके इस पद का। इसलिए संसद के पास ये पावर दी गई है कि कोई अयोग्य व्यक्ति और असमर्थ व्यक्ति आता है तो उसको इस पद से हटा दिया जाए, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। कार्यकाल की सुरक्षा के साथ साथ 65 साल की उम्र मुहैया कराई जाती है। अपने पद के बाद किसी दूसरे पद को ग्रहण नहीं कर सकता है ये। इसके अलावा इसका वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के समान होते हैं। भारत की संचित नीति पर आधारित है। 2री अनुसूची पे इनका वर्णन किया गया है। इसके वेतन, छुट्टी, पेंशन आदि का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ताकि ये पद स्वायत्त रहे। किसी की सैलरी और इन चीज़ों का डर बना रहेगा तो कभी भी स्वायत्त नहीं रह सकता। ऐसे में इसको एक सिक्योरिटी दी गई है, जैसे भारत के राष्ट्रपति को दी गई है, उपराष्ट्रपति को दी गई है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दी गई है, राज्यसभा के उपसभापति को दी गई है। वैसे ही सीएजी को भी ये सिक्योरिटी दी गई है कि आपके वेतन, भत्ते और पेंशन पे अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा
जितने भी इसके कार्यालय के अधिकारी होते हैं उनका पैसा भी भारत की संचित निधि पर दिया गया है। प्रशासनिक व्यय जितना भी होगा सब भारत की संचित निधि से कटेगा जाएगा। और संसद का कोई भी मंत्री है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, किसी भी कार्य की जिम्मेदारी कोई भी मंत्री उसके नहीं ले सकता है, यानी कि पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी के तहत ये काम करेगा। ठीक है, इसके बहुत सारे कार्य और शक्तियां, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी राज्य संघ है, केंद्र सरकार है और जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी के द्वारा किया गया जो भी राजस्व उगाया गया राजस्व और उसका खर्चा, उसकी वित्तीय संपरीक्षा करना, प्रतिवर्ष उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत कराना। इसके अतिरिक्त और क्या क्या कार्य हैं? संघ और राज्य के आकस्मिक लेखा और राज्य लोक लेखा के व्यय की संपरीक्षा करना। इसके अलावा राज्य और विधानसभा संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि से होने वाले व्यय और लेखाओं की संपरीक्षा कराना। इसके अलावा केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित जितने भी निकाय हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बहुत सारे देखिए 3 प्रकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो सीएजी 3 प्रकार से इनकी संपरीक्षा करता है। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिनकी संपरीक्षा सीएजी को करना अनिवार्य होती है। जो निगम होते हैं, बहुत सारे निगम है ना, जैसे कि दामोदर घाटी निगम है, ओएनजीसी है आपका, ओएनजीसी जैसे जिसको बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसके अलावा एयर इंडिया है आपका, इंडियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइन कारपोरेशन, ऐसे करके बहुत सारे आयोग बनाए गए, बहुत सारे निगम हैं, बहुत सारे कारपोरेशंस हैं जिन कारपोरेशन की संपरीक्षा आपका सीएजी करता है। लेकिन कुछ कारपोरेशन ऐसी हैं जिनकी संपरीक्षा सीएजी नहीं करता। उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे लेखा परीक्षा के निजी पेशेवर, बहुत सारे सीए जो होते हैं, निजी पेशेवरों को लेखा परीक्षकों को क्या कर दिया जाता है, उन निगमों की परीक्षा के लिए, जैसे कुछ एग्जांपल दूं, केंद्रीय भंडारण निगम, इसकी संपरीक्षा सीएजी के ही द्वारा, जो बहुत सारे लेखा परीक्षक होते हैं उनके माध्यम से इसकी संपरीक्षा कराई जाती है। और ये क्या करते हैं, इनकी संपरीक्षा संसद में फिर इनकी रिपोर्ट जाती है आपकी। औद्योगिक वित्त निगम, ये भी आपकी जो है इसकी भी लेखा परीक्षक होते हैं। इसी तरीके से आपके कुछ संस्थान है, जैसे कि आपकी एसबीआई है, एसबीआई बैंक है, आपका आरबीआई बैंक है, और भी आपके कुछ संस्थान हैं जैसे कि जीवन बीमा निगम है, जैसे कि आपका भारतीय खाद्य निगम है, एफसीआई है। तो इनकी संपरीक्षा ना तो सीएजी करता है, ना तो इनकी संपरीक्षा कोई सीएजी के द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक करता है, इनकी संपरीक्षा ये खुद करवाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, एलआईसी है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जितने संस्थान हैं ये निजी पेशेवर रखते हैं, लेखा परीक्षक खुद के रखते हैं, खुद के ऑडिटर रखते हैं, और इनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाकर के सबमिट होती है। सबकी रिपोर्ट प्रतिवर्ष पार्लियामेंट में जाती है। तो 3 तरीके से कैटेगरी है, एक तो सीएजी स्वयं अंकेक्षण करवाता है, दूसरा सीएजी अपने लेखा परीक्षक रखता है, सीएजी के उसमें राष्ट्रपति के द्वारा लेखा परीक्षक कुछ निगमों के लिए रखे जाते हैं, और कुछ निगम ऐसे बना दिए गए, निगम वर्सेस कैग, तो 3 कैटेगरी बना दी गई। एक कैटेगरी में सीएजी के द्वारा इनका लेखा परीक्षक किया जाता है, दूसरी कैटेगरी में निजी लेखा संपरीक्षक, और तीसरे में सीएजी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक हैं जो ये पूरा का पूरा संपरीक्षा करते हैं, ऑडिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सीएजी का सबसे पहला काम है कि भारत की संचित निधि या प्रत्येक राज्य की संचित निधि या संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, जहां विधानसभा है वहां के जितने भी व्यय हों, भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि, केंद्र राज्य संघ राज्यों की संचित निधि, जितना भी पैसा है संचित निधि का, उस पैसे का कैसे आय व्यय हो रहा है, कैसे उस संचित में पैसा आ रहा है, कैसे पैसा जा रहा है, उसमें जो भी ऑडिट है पूरी ऑडिट रिपोर्ट बनाना, उनको लेखा संपरीक्षा करना पहला महत्वपूर्ण कार्य इसका ये, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो। इसके बाद दूसरा क्या है, भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के जितने भी वो हैं, 3 प्रकार की हमारी निधियां हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। इनका जो भी खर्चा होगा, ये सारा खर्चा इन्हीं 3 निधियों के इर्द गिर्द है। जो भी राजस्व का पैसा होगा उसका जो भी खर्चा होगा, वो खर्चा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक बार क्या हुआ था, हर बार आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं जो भारत की संचित निधि के माध्यम से ही वो पैसा होता है। तो एक प्रोजेक्ट के तहत एक आर्मी का हॉस्पिटल बन रहा था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा था। मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ, ये केस स्टडी इथिक्स में आप पढ़ेंगे, इथिक्स में केस स्टडी पढ़ेंगे और रियल केस स्टडी है। तो आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं, आप देखेंगे आर्मी के हॉस्पिटल होते हैं, बेस हॉस्पिटल होते हैं, कमान हॉस्पिटल होते हैं, दिल्ली में आरआर हॉस्पिटल भी है। तो आर्मी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं,
तो हुआ क्या कि सीएजी जो आपका है कैग के द्वारा आर्मी का हॉस्पिटल बनाया गया, उसको लेकर सरकार ने एक फंड दिया। अब सीएजी ने, अब फंड का मतलब ये है कि एक पूरा उसका जो हॉस्पिटल बनाया गया उसका एक प्रोफार्मा बनाया गया, ड्राफ्ट बनाया गया, उसका एक नक्शा बनाया गया कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे ये वार्ड होगा, यहाँ पे ये वार्ड होगा, यहाँ पे ये वार्ड होगा। तो जितनी चीज़ें नक्शे के हिसाब से अप्रूव्ड थी वो सारी चीज़ें तो बन गई। लेकिन जब सीएजी ने ऑडिट किया, जब हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, तो सीएजी ने पाया क्या, सीएजी ने पाया कि उसमें हॉस्पिटल तो बनाया गया, लेकिन हॉस्पिटल के साथ साथ एक गोल्फ कोर्स बना दिया गया बड़ा सा। आर्मी के ऑफिसर्स ने, फंड थोड़ा ज़्यादा था, फंड थोड़ा ज़्यादा बच गया था, है ना, तो उन्होंने क्या किया, यार ये पैसे को वापस नहीं करते, ऐसा करते हैं इसमें गोल्फ कोर्स बनवा लेते हैं। तो बड़ा सा एक गोल्फ कोर्स बनवा दिया उन्होंने। अब जब गोल्फ कोर्स बनाया, सीएजी ने ऑडिट किया, तो ऑडिट करने के बाद पाया कि ये जो है इलीगल तौर पे बनाया गया है, इसके लिए पैसा नहीं दिया गया था, पैसा दिया गया था हॉस्पिटल के लिए, और गोल्फ कोर्स को बनाना इलीगल है। ये आपका सीएजी ऑडिट में उन्होंने क्रॉस करके भेज दिया रिपोर्ट। अब जब रिपोर्ट भेजा गया तो रिपोर्ट के बाद सम्मन जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया कि भाई आपको इस चीज़ के लिए पैसा दिया गया था और आपने इस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया, धन का दुरुपयोग क्यों किया गया। तो ऑफिसर्स के द्वारा एक जो है उसको लेकर सफाई प्रस्तुत की गई थी और उसमें कहा गया था कि समझ रहे हैं कैग कितना बारीक से बारीक चीज़ें देखता है, कैग मतलब। तो उन्होंने ऑफिसर्स ने कहा, आर्मी ऑफिसर्स ने, कि देखिए अस्पताल है, अस्पताल में बहुत सारे बीमार लोग आते हैं, तो हमने बगल में एक गोल्फ कोर्स बना दिया है, बड़ा सा पार्क बना दिया है। गोल्फ कोर्स नहीं है, एक पार्क की तरह है, एक पार्क है, यहाँ पे लोग आएंगे, हरी हरी घास होगी, मन स्वस्थ होगा, ये होगा। सीएजी ने कहा ये सब ज्ञान हमें मत दीजिए, गोल्फ कोर्स हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि सीएजी रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो भी पैसा किसी भी कार्य के लिए जा रहा है, सरकारी कार्य के लिए, उसे सही दिशा में खर्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जो भी जितने भी सरकार के द्वारा ऑक्शंस किए जा रहे हैं, वो ऑक्शन जो नीलामियां हो रही हैं वो सही हो रही कि नहीं हो रही। तभी आपने देखा 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, तभी आपने देखा कोल ब्लॉक आवंटन का मामला था। ऐसे कितने टेंडर्स निकलते हैं जिन टेंडर पे सरकार के द्वारा व्यापक धांधली की जाती है। तो उन सब चीजों को बारीक नगर सीएजी ही करता है, सीएजी के द्वारा ही कार्य किया जाता है कि किसी को भी अलाभकारी किसी भी तरीके का लाभ ना पहुंचाया जाए। ये एक जो है सीएजी का सबसे बड़ा कार्य होता है आपका, ठीक है। तो सीएजी का लेखा परीक्षाओं का काम होता है, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी भी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ, हानि लेखाओं, तुलन पत्रों आदि अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं ही देखता है, वो स्वयं सारी चीज़ों को चेक करता है। इसके अलावा जितने भी केंद्र के और राज्य की जितनी भी प्राप्तियां और व्यय होती हैं उनकी भी वो स्वयं संतुष्ट करता है और उसको पैसे को बताता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखता है कि सभी जितने भी निकाय हैं, प्राधिकरण है, जिन्हें केंद्र और राज्य से सरकारी अनुदान मिल रहा है वो सही दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, तो उसे खर्च किस दिशा में किया जा रहा है। तो ऐसे विभिन्न कार्य होते हैं, वो तीनों निधियों का संरक्षक के तौर पे काम करता है। इसके अलावा जो लोक लेखा निधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपकी पूरी पब्लिक अकाउंट कमेटी है। जब सीएजी की रिपोर्ट जाती है तो सीएजी की रिपोर्ट जाती है पीएससी के पास, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। इस रिपोर्ट को वो पूरी तरीके से संपरीक्षा करता है और ये कमेटी का काम होता है इसको डिकोड करना। देखो सीएजी की रिपोर्ट जो होती है बहुत ज़्यादा ये तकनीकी तौर पे होता है, और हमारे पार्लियामेंट में जो नेता बैठे हुए इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतना ज़्यादा जानकार नहीं है। तो जितनी भी रिपोर्ट होती है ये एक पोस्टमार्टम कमेटी का काम करती है। पीएससी आपका क्या करती है, लोक लेखा समिति एक पोस्टमार्टम कमेटी है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से आपके 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, टोटल 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। तो इन 22 के 22 मेंबरों में जो है ये आपके सीएजी रिपोर्ट को क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जब सदन में राष्ट्रपति के द्वारा पूरी रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो पीएससी के पास जाती है, और पीएससी उसे आसान भाषा में संसद सदन के पास रखवाती है ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। और जो भी होता है पीएससी पूरी मदद लेती है सीएजी से, किसी भी तरीके का कोई भी समस्या होती है। तो देखिए होता क्या, एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति का काम है कि सरकार ने जो भी पैसा मुहैया, जो भी, जैसे मान लीजिए कोई योजना है, मान लीजिए कोई एक ओवरब्रिज बनाना है, बहुत बड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि भाई ओवरब्रिज बनाना है, तो ओवरब्रिज का एस्टीमेट कितना हुआ, कितना पैसा अनुमानित लग सकता है, एक प्राक्कलन। तो पहले प्राक्कलन समिति का काम होता है कि प्राक्कलन करके एक एस्टीमेट, सरकार ने बताया इतना खर्चा लगेगा, तो एस्टीमेट कमेटी क्या करेगी, उस खर्चे को देखेगी कि सही है गलत है। तो यानी कि पैसा देने से पहले प्राक्कलन समिति काम करती है उस पर, और जब पैसा दे के
खर्च कर दिया जाता है तो उस पर पीएसी काम करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी काम करती है सीएजी रिपोर्ट के आधार पे। सीएजी ने यदि बता दिया कि यहां पे दिया गया पैसा इसका गलत प्रयोग किया गया है तो फिर पीएसी उस पर संज्ञान में लेती है। और ये बहुत ही, इसीलिए इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी पोस्टमार्टम कमेटी है जो कि सरकार के द्वारा किए गए वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है, चेक करती है। कौन होता है उसके साथ? सीएजी। तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऑफिस का जुड़ाव पब्लिक अकाउंट कमेटी से होता है, इस रिपोर्ट से होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से जुड़ा हुआ विषय वस्तु। प्रयास मैंने यही किया है कि आपका डिटेल से रहे। इस पद को देखो, अब इस पद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 3, 4, 5 चीजें आपको याद रखनी कि पद एक स्वायत्त संस्था के तौर पे कैसे है। पहला, कार्यकाल निश्चित है, ठीक है, 6 वर्ष का है, 65 वर्ष की आयु तक है, हटाया ऐसे ही नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के भांति हटाया जा सकता है। वेतन पेंशन इस पे अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये पद के बाद किसी भी तरीके का लाभकारी कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, ताकि ये किसी भी तरीके से, क्योंकि इस पद की जिम्मेदारी बहुत है। यदि ये पद किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया तो सरकार के द्वारा अरबों खरबों पैसा आपका ऐसे ही कर दिया। इसलिए एक स्वायत्त संस्थान है, एक इलेक्टेड। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि छात्रों के लिए भी एक स्वायत्त संस्थान बनना चाहिए। जैसे आपके निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का काम होता है स्वतंत्र रूप से चुनाव कराना, है ना, स्वतंत्र। लोकसभा इतने सारे चुनाव होते हैं, वैसे ही भारत में बहुत सारी भर्तियां होती हैं, तो भर्तियों के लिए भी एक आयोग होना चाहिए, एक सिलेक्शन कमीशन होना चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन है वैसे सिलेक्शन कमीशन होना चाहिए। उसके प्रति जितनी भी संस्थाएं सभी अकाउंटेबल होनी चाहिए। यदि पेपर गलत आता है, यदि पर्चा लीक होता है, यदि किसी भी तरीके कोई, तो ऐसी एक संवैधानिक इंडिपेंडेंट, एक संविधान संशोधन करके एक पूरा का पूरा एक संस्था विकसित करनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है कहने का तात्पर्य है कि इंडिपेंडेंट और संवैधानिक संस्था होने में इतना बड़ा इसका एक वो है। तो इसकी सेवा शर्तें इस तरीके से बनाई गई है कि हमेशा स्वायत्त पद बना रहेगा। ये एक स्वायत्त पद बना रहेगा क्योंकि इसकी सेवा शर्तें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत शानदार है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का टॉपिक। अब इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आए आप इनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।